हमने नहीं मानना मतलब नहीं मानना। अगर गलत है तो गलत का तो विरोध करना हमारा पहला परम कर्तव्य है। हम ये मान के चले हुए हैं जो जनता सरकार मोर्चा वाले। अब कानून को समझिए आप। जो साथी यहां आए हुए हैं जनता सरकार मोर्चा के परिवार में शामिल हो गए हैं और जिनकी आज पहली ट्रेनिंग है, उन्होंने मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप के ऊपर। मैसेज में क्या लिखना है कि मैं अभी जींद की 3 दिन की ट्रेनिंग में मौजूद हूं। अभी था नहीं हूं, अभी तो हो ना आप। तो जब आप यहां से ब्रेक लेंगे तो मुझे आपने मैसेज करना है, तो मैं आपको अपने उस ग्रुप में जोड़ लूंगा जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। उस ग्रुप में जुड़, आपके पास सबके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ही करना है। अपना नाम भेजेंगे, अपना जिला भेजेंगे, अपना स्टेट भेजेंगे और मुझे बताएंगे कि हम जींद की ट्रेनिंग में मौजूद हैं। जो साथी अपनी इस ट्रेनिंग में मौजूद है, उसका यदि कर्जे से रिलेटेड कोई इशू है, कितना ही बड़ा लोन है, किसी भी तरह का लोन है, किसी भी बैंक से, किसी भी संस्था से है, आपने मुझे केवल 2 दस्तावेज भेजने हैं। एक लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और एक बैंक का नोटिस। यदि बैंक का नोटिस नहीं आया हुआ तो केवल लोन अकाउंट की स्टेटमेंट। अपना परिचय भेजने के बाद भेज दोगे, भेज दोगे तो उसके बाद का काम हमारा। तो हमारे को यह बताने की जरूरत नहीं मैंने जितना कर्जा लिया था मैंने इतना दे दिया, बैंक वाले यूं कह रहे वो कह रहे, इतना रह गया, इतना बढ़ा दिया, 5 लाख था 10 लाख बना दिया, 15 लाख था 30 लाख बना दिया। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। जितना बैंक ने बना दिया जनता सरकार मोर्चा देगा, बात खत्म। ठीक, समझ गए? हम देंगे, आपने कुछ नहीं करना चाहिए, कितना ही बना दिया हो। तो इसलिए आपकी वह टेंशन तो खत्म होगी। अब तो समाज के लिए लग सको, सबसे बड़ी टेंशन खत्म। उसके बाद अब समाज के लिए चालू हो जाओ। लेकिन जब आप समाज के लिए चलोगे, पहली इस टेंशन से मुक्ति के बाद आपके पास बैंक वाले आएंगे। बैंक वाले 2 बार ज्यादा से ज्यादा आपके पास फोन आएगा और 2 बार ही ज्यादा से ज्यादा आपके घर आएंगे। अभी तक आप में से किस किस ने आवेदन लगाया है जीएसएम का? जिसने लगाया है करीब करीब 10-12 लोग हैं, जिन्होंने 15 लोग हैं जिन्होंने आवेदन लगाया है। कोई ऐसा साथी है आप में से जो आवेदन लगाने के से पहले, जिसके पास 10-20 कॉल रोज की आती हो या परेशान करते हो बैंक वाले? कोई ऐसा है आवेदन लगाने से पहले जिन्हें परेशान करते हो, जीना मुश्किल कर रखा हो बैंक वालों ने? हैं 7-8 लोग। ऐसा है कोई जिसने आज भी करे हैं आवेदन लगाने के बाद भी फोन करे हैं? 2 जने हैं जैसे आवेदन लगाने के बाद। इनने क्यों करे पता है? क्योंकि इन्हें बोलना नहीं आता। यही बात है कि बोलना तो आज में समझ नहीं आता। उन्हें समझना नहीं आता। अब आप देखो, खत्म हो गया। पहले रोज के 10-10, 20-20 कॉल आया करते, आवेदन लगाया, आवेदन पहुंचते ही अगले दिन सिट्टी पिट्टी गुम बैंक की। लेकिन अब बैंक रास्ते ढूंढ रहा है और बैंक कोई लूप होल ढूंढ रहा है कि इनके बताए हुए कागज का कोई लूप होल देखें तो ऊल जरूर कुछ भी नोटिस भेजे जाएंगे और गुंडागर्दी करेंगे। अब अगला स्टेप गुंडागर्दी, सरफेसी एक्ट के तहत गुंडागर्दी। क्या गुंडागर्दी होगी? डीसी को परमिशन दे दी, सरफेसी एक्ट के तहत उसको पावर दे दी कि तुम किसी का भी जमीन कब्जा कर सकते हो यदि उसका जवाब सही नजर ना आए तो, डीसी को गलत लगे। अब डीसी क्या करेगा? आपके नाम का नोटिस निकालेगा वहां से, उसकी रजिस्ट्री भी दिखाएगा, लेकिन वो चिट्ठी आपके घर भेजेगा नहीं। चिट्ठी आई नहीं तो आपको पता नहीं है कि डीसी ने आपको नोटिस देकर बुला रखा है। फिर दूसरी निकालेगा। 2 नोटिस के बाद भी अगर आप डीसी से मिलने नहीं जाओगे या उसको रिप्लाई नहीं दोगे, जवाब नहीं दोगे लिखित में, तो डीसी ऑर्डर निकाल देगा 2 महीने के बाद कि इसकी जमीन की कुर्की कर दो लोन के मुकाबले में। ये उसको परमिशन, उसको जो पावर दी गई है इसलिए दी गई है कि आपकी जमीनें हथियानी है। यही पर्पज है इस लोन वाली पूरी प्रक्रिया का। अब
डीसी की चिट्ठी आपके पास आई नहीं है और डीसी ने ऑर्डर निकाल दिया, तो अब गुंडागर्दी पे उतर गई सरकार, तो अब अपना क्या फर्ज बनता है? अब खड़ा होना पड़ेगा भाई। या तो हमने गलती कर रखी है तो हम कसूरवार हैं, लेकिन अगर गलती सरकार ने करी है, अगर फ्रॉड बैंक ने किया है, अगर सरकार ने हमारे देश के लोगों के साथ फ्रॉड किया है, तो फिर देश का आदमी नजर नीची नहीं करेगा, फिर हम खड़े होंगे छाती ठोक के। गलत के साथ खड़े होने की तो हिम्मत किसी की नहीं होती ना। या तो साबित कर दे सरकार कि लेने वाला कसूरवार है, या फिर हम साबित करेंगे कि तुम कसूरवार हो, तुम फ्रॉड कर रहे हो, हम सरेआम साबित करेंगे। मीडिया आपके साथ नहीं आने वाला, अखबार आपके खिलाफ बोलेंगे, सारा तंत्र आपके खिलाफ बोलेगा, सारा विपक्ष आपके खिलाफ बोलेगा, क्योंकि विपक्ष को भी पोषण वही ताकतें दे रही हैं बैंकिंग वाली। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, केवल आप लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हो। तो आपको सबसे पहला काम यह करना है, अपने पड़ोस के 10 से 20 परिवार ऐसे तैयार कर लो, या ऐसे 10 मिनट के दायरे में कि हमारे साथ अगर कुछ भी होने लगे तो मैं एक फोन करूं, खटाक से आ जाऊं। 20 एक लोग इतने, आधा घंटा 2 घंटा थाम लो, इतने तो जेस हमारे आने शुरू हो जाएंगे। फिर तो इमीडिएट में अपना पड़ोस, और उसके बाद बाकी। इतने लोग होने के बाद फिर प्रशासन को सुनना ही पड़ता है। अगर 4 लोग होंगे, प्रशासन नहीं सुनेगा, गुंडे भी नहीं सुनेंगे, वो फटाफट आपके घर का सामान ला देंगे, आपके घर के ताला ठोकेंगे, नोटिस चिपकाएंगे, भाग जाएंगे। वो बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसीलिए आपके पास लोग भी होने चाहिए अपने पड़ोस में, और समझ भी होना चाहिए कि बोलना क्या है और असली में झगड़ा क्या है। अब समझिए पूरे झगड़े को, क्योंकि झगड़ा अगर आपको नहीं समझ आया, अगर मसला समझ में नहीं आया तो बात नहीं बनेगी। मसला ये है कि बैंक ने हमको जो भी दिया है, जिस भी चीज को वो लोन कह रहा है, जनता सरकार मोर्चा ये कहता है कि वो फ्रॉड है और वो लोन है ही नहीं, और इस फ्रॉड का तो क्या देंगे वापस। अब इसको साबित करेंगे हम कि ये कैसे फ्रॉड है। रुपए को समझना पड़ेगा आपको। कोई आपको ये कह दे कि मैंने 100 रुपये दिए, तो वो रुपया समझना पड़ेगा कि रुपए का मतलब क्या है। अगर वो नहीं आया समझ में, तो फिर ये मत समझ लेना कि जो मोबाइल में से ट्रांसफर कर दिए, 15 डिजिट लिखा हुआ है और आपने वो हो गए। अभी आपकी जानकारी में कोई नंबरदार है क्या? नंबरदार हो कोई जान? एक बंदा था कल नंबरदार, बैठा था अपनी टीम में, उनको पीछे 9-9 हजार रुपए का एक वाउचर दिया गया था, ई-रुपया मोबाइल के लिए। और अभी सरपंचों को जो ग्रांट दी जा रही है वो भी वाउचर्स में दी जा रही है, ई वाउचर्स में। उनको पैसा देना बंद कर दिया है सरकार ने। आपने जो बैंकों में पैसा जमा कराया हुआ है उसको भी बंद कर दिया है देना। सरकार प्रमोट कर रही है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, ऑनलाइन करो, क्योंकि सरकार को मालूम है कि तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ गई है कि तुमने जितना भी ये पेपर करेंसी मार्केट में चला रखा है ये सारा फर्जी है, फर्जी कागज का टुकड़ा। ये कैसे फर्जी है, इसको समझने के लिए मेरे 2 सवालों का जवाब आप देंगे और फिर मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ये समझाऊंगा। पहला सवाल, मान लीजिए मेरे दादा ने पूरा दिन मेहनत करी और कोई काम किया, वही काम अगर मैं कर रहा हूं तो क्या मेरी ऊर्जा उससे कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? अगर वही काम मैं कर रहा हूं ऊर्जा उतनी लगेगी, उसका मोल भी लगभग उसी तरह से बराबर होना चाहिए। अगर मेरे दादा को काम करने की कीमत कुछ मिलती थी और मुझे भी सरकार कह रही है कि तुमको भी वही कीमत मिलेगी, तो वो दोनों कीमतें बराबर होनी चाहिए। वो कह रहे हैं 100 रुपए मेरे दादाजी को मिलते थे, 100 रुपए ही मुझे मिलेंगे, तो हमारी कीमत बराबर होनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मेरे दादाजी को 100 रुपए मिलते थे उस काम को करने के, मुझे 500 मिलते हैं, तो मेरे 500 रुपए की परचेजिंग पावर
जो मेरे दादाजी को मिलते थे उससे 5 गुना होनी चाहिए। मेरे दादाजी जो 100 रुपए में खरीद सकते थे उससे 5 गुना खरीद पाऊंगा, तभी तो मेरा 100 रुपए की कीमत कैसे कम हो सकती है? ये एक सवाल है जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको सरकारों से पूछना है। हमने आरटीआई डालकर पूछा भी है और सरकार ने बताया भी है, और सरकार ये कहती है कि रुपया कमोडिटी नहीं है, रुपया वस्तु नहीं है, रुपया वस्तु विनिमय का साधन है, रुपया स्टैंडर्ड है, रुपया एक मानक है, और मानक का कभी भी मोल ऊपर नीचे नहीं हो सकता। मानक उतना ही रहता है। अगर किसी चुनी हुई सरकार ने यह साबित कर दिया या ये कानून बना दिया कि कल से 1 घंटा 60 मिनट का नहीं होगा, 59 मिनट और 59 सेकंड का हो जाएगा, मात्र 1 सेकंड का हेरफेर करने में, 1 घंटे में हेरफेर करने में ही सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप ये कह दो कि 1 मीटर जो है वो अब 99.9 सेंटीमीटर में होगा, तो सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ा जाएंगी, सारी जितनी कैलकुलेशंस बनी है आज तक इतिहास में। इसीलिए मानक को कभी छेड़ा नहीं जाता, मानक को कभी भी बदला नहीं जाता, मानक वही रहता है और सदियों सदियों तक वही रहता है और पूरी दुनिया में वही रहता है। यही काम हमारे रुपए का है, वो मानक वही रहेगा, चाहे किसी की सरकार आए, किसी की सरकार ना आए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात रुपए को कानून बनाने वाला आरबीआई एक्ट 1934 कहता है। ये बात आपको याद रखनी है। आरबीआई एक्ट 1934 कहता है, उसकी धारा 25 कहती है कि कोई भी रुपए के मानक के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। यदि कोई मानक के साथ छेड़छाड़ करेगा तो संज्ञेय अपराध है, यानी कि पैसे की वैल्यू को कोई कम करेगा तो उसको कम करना भी अपराध है, जिसमें 8 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। और आपने अगर कम कर दिया और कम करने के बाद जिस नोट में आप लेन देन कर रहे हो, यदि वो वैल्यू कम किया हुआ नोट है तो वो नकली माना जाएगा। और नकली नोट को छापना, नकली नोट को रखना और नकली नोट में लेन देन करना संज्ञेय अपराध है। देश की मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करना, ये याद रह जाएगा। ये कानून में अभी भी लिखा हुआ है। आरबीआई एक्ट, जहां पे आरबीआई बना था, जब अंग्रेजों ने बनाया, ये मानक अंग्रेजों का बनाया हुआ नहीं है। ये मानक परंपराओं में है, हजारों साल पुराना, लेकिन पहली बार लिखित रूप में मुद्रा का नाम रुपया रखा गया, शेरशाह सूरी ने रखा। और उस शेरशाह सूरी ने जो मानक बनाया था, वही मानक अंग्रेजों ने यूं का यूं अप्लाई कर लिया और बाद में उस मानक को बदल करके लूट चालू करी। वो बदलना क्या था कि 1 रुपया जो था हमारा, वो था 11.664 ग्राम चांदी, और 10 रुपए की बनती थी 1 मोहर, और 10 रुपए की 1 मोहर बनती थी वो सोने की थी, और सोना कितना था? 11.664 ग्राम ही। समझ गए? 1 तोला जिसको कहते हैं, 10 ग्राम का तोला नहीं होता है। 11.664 ग्राम 664 मिलीग्राम, यानी 11 ग्राम 664 मिलीग्राम का 1 मोहर सोने की और 1 रुपया चांदी का। ये तब की बात है जब चांदी और सोने की वैल्यू का, कीमत का जो डिफरेंस है वो 10 गुना है, यानी 10 चांदी के सिक्के बराबर है 1 सोने की मोहर, यानी 10 तोले बराबर 1 तोला, 10 तोले चांदी का, 1 तोला सोने का। ये तब है और ये यही रहेगा, ये तय किया गया है। लेकिन कालांतर में हमारे पुरखे जो कानूनों की भाषा को नहीं समझते थे, जो समझते थे कि लोकल लेवल पे जो हमने नियम बनाए हैं वो उन्हीं को कानून मानते थे। हमारी व्यवस्थाएं ना इस तरीके से थी कि हर सभ्यता का अपना कानून था। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपने लोकल कानून मानते थे, लोकल ही न्याय व्यवस्था थी, लोकल ही विनिमय का
आपस में लेन देन का भी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अंग्रेज क्या कानून बना रहे हैं, वो गौर भी नहीं करते थे। हमारी इस अनजान होने का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने पहली लूट करी जब उन्होंने ये कहा कि एक मोहर अब 15 चांदी के सिक्कों के बराबर हो जाएगी, 15 रुपयों की एक मोहर हो जाएगी। तो सीधा सीधा 1.5 गुना की लूट, मतलब आधी लूट 50% की पहले ही झटके में मार दी उन्होंने। वो मानक आज तक चलता आ रहा है कानून के हिसाब से, समझ गए? यानी कि इस चीज को लिखा उन्होंने पेपर करेंसी एक्ट 1882 में। कहां लिखा? पेपर करेंसी एक्ट 1882, जो आज भी कानूनन वैध है, यानी कि उसको अभी भी रिपील नहीं किया गया है, वो कानून अभी चल रहा है। उसके अनुसार हमारे 1 रुपए की कीमत है 777 मिलीग्राम सोना। कितना? 777 मिलीग्राम सोना बराबर 1 रुपया। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। अब देखो 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, रुपए की वैल्यू को कम नहीं किया जा सकता, तो ये लाइन डॉलर के मुकाबले भारत के रुपए की कीमत, ये लाइन ही फ्रॉड है। पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर पूरा फ्रॉड बढ़ाया जा रहा है। दूसरी लाइन, रुपए की वैल्यू वो स्टैंडर्ड है, वो वही है, आज भी कानून के हिसाब से वही है। तो क्या आपको 1 रुपए के बदले 777 मिलीग्राम सोना मिलता है? नहीं मिलता। अब दूसरी बात, ये सोना किस तरह से रखा जाता था, ये ट्रेंड आपको मालूम होना चाहिए। सरकार क्या करती थी, इस बात को बता करके कि यदि आप सोने और चांदी में ट्रेड करोगे तो कहीं कोई लूटपाट ना हो जाए। जैसे आपको बैंकों के अंदर पैसा रखने के लिए जबरदस्ती जब करनी थी या आपको प्रेरित करना था, तो इन्होंने आपके गांव में चोरियां करवाई। मालूम है? कानून का जानकार कोई भी व्यक्ति होगा आप में से, वो जाकर के किसी पुलिस वाले से मिलिएगा या किसी अपराधी से मिलिए, उससे पूछिए। और हम जब रिसर्च में था, जब मैं साइकोलॉजी की, तो मैं उनकी साइको पढ़ने की कोशिश करता था। फिर 2-3 बार मुझे जेल जाने का शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ, तो वहां भी मुझे अंदर बैठे मिलते थे, सभी तरह के अपराधी भी मिलते थे, जिनको गलत फंसाया गया वो भी मिलते थे। और वहां मुझे जो सबसे क्रिटिकल और कमाल का जो दिमाग मिलता था, वो चोर का मिलता था। चोर क्या कहता है कि सबसे सेफ क्राइम है चोरी, ना तो किसी का जान की नुकसान, माल का नुकसान हो तो फिर कमाल। अगर मोटा आदमी है तो उसी के पास मिलेगा ना सोना चांदी, मोटा सामान तो उसको मिलेगा जिसका ब्योत होगा, ब्योत आड़ेगा, ले लिया और फिर कमा लेगा। दूसरा नंबर, चोरी को तब तक साबित नहीं किया जा सकता जब तक चोरी का माल ना बरामद हो जाए, और चोरी का माल तब तक बरामद नहीं हो सकता जब तक पुलिस वालों के साथ चोरों की सेटिंग है। ठीक? तो 4 लाख का माल आया, उसमें से 2 लाख उस थाने के, 2 लाख अपने। तो थाने वाले कभी भी चोरी का माल बरामद करेंगे ही नहीं, तो चोर को कभी सजा होगी ही नहीं। 2-4 महीने अंदर रहेगा, फिर जमानत पे आ जाएगा, केस पे तारीखों पे जाएगा और आखिर में बरी होकर ही आएगा। 100% गारंटी है, क्योंकि चोरी का माल मिला ही नहीं। तो जितने भी चोर हैं समाज के अंदर, वो सारे के सारे प्रशासन के ही खड़े किए हुए हैं। और वो आपके गांव में यदि कोई प्रोफेशनल चोर है, तो वो असल में पुलिस का मुखबिर है, जो पूरी कहानी बताता है, और वो पुलिस का दलाल भी है। वो जब भी कोई गलत काम हो जाए, जैसे कोई झगड़ा हो गया, तो जिसकी गलती है वो उसको अप्रोच करता है। पता है कि तो फंसेगा गलती वाला, तो गलती वाला जो बोलेगा अपनी सेटिंग है थाने में, बोल इतने लगेंगे। अब जो बेचारा प्रताड़ित है, वो प्रशासन के चक्कर काटता काटता मर जाएगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। और जो मतलब जो असलियत में कसूरवार है, उसकी सेटिंग उसके मुखबिर के जरिए पुलिस थाने में है, उसका कुछ वैसे नहीं होगा। तो हमको लगेगा व्यवस्था खराब हो चुकी है, समाज में कोई भी साथ नहीं दे रहा, जबकि पूरा सिस्टम डिजाइंड है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये चोर प्रशासन ने खड़े किए। कैश तो आज भी लेके जाते होगे ना, आप लेके जाते होगे कैश तो आज भी। आज तो नहीं कैश लूटते सड़क पे,
नहीं उठता ना कोई भी। लेकिन जब तनख्वाहें लेके जाई जाती थी, बकायदा चोरों की ड्यूटी लगी कि आज इस जिले में, इस हफ्ते में इस जिले में 3-4 चोरियां करनी है, क्योंकि लगातार चोरियों की खबर छपेगी, लगातार रास्ते में जाते हुए लूटपाट की खबर छपेगी, तो ही तो आप लोग बैंकों में पैसा रखोगे, तो ही तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लोगे, तो ही प्लास्टिक मनी आएगा, तभी एटीएम तक जाओगे, तभी मोबाइल पे आओगे, तभी तो कैश का लेन देन बंद करोगे। क्योंकि कैश जब तक आपके पास है, फ्रॉड को देखने की आपकी पूरे चांसेस हैं। कैसे? अब एक बात बताइए, बैंक ने कहा कि आपका पैसा चोरी ना हो जाए इसलिए हमारे पास रख दीजिए, और हमारे पास रिजर्व रख दीजिए, इसलिए उस जगह का नाम रखा भारतीय रिजर्व बैंक। वहां हमारा पैसा सुरक्षित रख लिया और हमको पैसे के बदले में उसका सर्टिफिकेट मिल गया, उसका एक प्रोमिसरी नोट मिल गया, उसकी एक हुंडी मिल गई, उसका एक पर्ची मिल गई। उस पर्ची को हमने कहा करेंसी नोट। कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग से बात करोगे, वो कभी नहीं कहता कि मुझे 100 रुपए देना, वो हमेशा कहते हैं 100 का नोट दिए भाई, एक 20 का नोट दिए। नोट वो उसको याद है पक्का, उसको उसके पुरखों ने समझा ये नोट है, नोट 20 रुपए नहीं है, ये 20 का नोट है, ये 100 रुपए नहीं है, 100 का नोट है। 100 रुपए तो वहां रखे हैं रिजर्व बैंक में तेरे। जिस हिसाब से रुपया आपका छपा उतना ही सोना वहां रख लिया। ये बताया था ना बुजुर्गों ने, भाई जितना भी नोट छापते हैं उतने रुपए वो रखते हैं। कितने रुपए रखते हैं? वो रुपए ये रखते हैं कि 1 रुपया बराबर 770 मिलीग्राम सोना। यानी अगर आपका 10 रुपए का नोट छपा, इसका मतलब 7.77 ग्राम सोना वहां जमा है। 770 मिलीग्राम था ना 100 रुपए के नोट में। समझ गए आप बात? 1 रुपए के बराबर में 770 मिलीग्राम, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। समझ गए बात आप? अब ये बात उनको मालूम थी कि कभी भी ये लोग अपना पैसा मांगने आ सकते हैं, क्योंकि वो नोट जब तक आपके पास रहेगा, वो सर्टिफिकेट जब तक रहेगा, उस सर्टिफिकेट के बदले में वहां पैसा रखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो उस नोट को अगर वो किसी दूसरी चीज से बदल दे फिर तो नहीं मिलेगा ना। क्यों जी? भाई दादाजी ने अपना सोना रख दिया किसी दुकानदार के पास, उसने दे दी एक पर्ची बना के कितना सोना रखा हुआ है। वो पर्ची जब तक हमारे पास है वो सोना हमारा सुरक्षित है, हम जाकर मांग सकते हैं। लेकिन उस पर्ची के बदले में हमको कोई दूसरा दुकानदार कोई दूसरी पर्ची दे दे, फिर भी वो दे देगा क्या सोना? दे देगा क्या? भाई जिस दुकानदार से पर्ची ली थी उसी की दुकानदार की वो पर्ची चलेगी ना। इस बात को क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि 1968 के अंदर रिजर्व बैंक ने सारे पुराने नोट वापस लेने शुरू कर दिए। जैसे धीरे धीरे 2000 का नोट बंद किया, वैसे ही सारे नोट धीरे धीरे कम कर दिए चलन में, और पुराना नोट जो एक बार बैंक में चला गया उसकी जगह पे नया नोट आना स्टार्ट हो गया। समझे? नहीं समझे? आपके दादा के टाइम का 10 का नोट देखो और आप आज का 10 का नोट देखो, उसमें दो फर्क मिलेंगे। पहला फर्क, सबसे पहला जो मेन फर्क है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। उस नोट के ऊपर लिखा है, गवर्नर के सिग्नेचर है और गवर्नर के सिग्नेचर के ऊपर लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द ऑन डिमांड। ये जो ऑन डिमांड शब्द है ये 1968 के पहले के नोट पे लिखा हुआ है, और आज के नोट पे ये नहीं लिखा हुआ। द सम ऑफ ₹100 और नीचे लिखा होता है एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। किसी भी शाखा में जाकर के आप अपने 100 रुपए ले सकते हो। ये पहले हमारे दादा के रुपयों में लिखा था, मेरे पिताजी के रुपयों पे भी लिखा था, लेकिन 68 के बाद जब आए तो उन्होंने गवर्नर का वचन खंड ही बदल दिया। यानी कि जो पर्ची दादा को दी थी वह पर्ची उल्टी ले ली और हमको एक नई पर्ची दे दी, क्या इसके बदले कोई पैसा नहीं रखा आपका। नहीं समझे? अब कानून को जानने वाला, थोड़ा मोटा कानून को जानने वाला है कोई? हाथ खड़ा करो यहाँ पे। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 लोग हैं। आप लोग सहमति देंगे इस बात के ऊपर कि आप
अपना वचन खंड भी नहीं बदल सकते कोर्ट में। अगर आपने 10 रुपए के एफिडेविट पे किसी को वायदा कर दिया ना, शपथ पत्र दे दिया, आप उसको कभी बदल नहीं सकते। आजीवन कारावास की सजा है यदि आप उसको बदल दोगे। किसी और का तो बदलने का आपको अधिकार है ही नहीं, अपना भी बदलने का अधिकार नहीं है। जो लिख के दे दिया वो दे दिया एफिडेविट के ऊपर। तो ये एफिडेविट है, वचनखंड बोलते हैं इसको, जो गवर्नर ने दिया है देश की जनता के नाम। अब इस खेल को समझने के लिए आपको बस एक कहानी समझनी है। वह समझ ली आपने, सब समझ लिया। वह सुनार वाली कहानी दोबारा से सुननी पड़ेगी। जिन्हें सुन रखी है बोर होने की जरूरत नहीं है, जिन्हें नहीं सुन रखी उनके लिए बड़े काम किया है। किन्हें किन्हें नहीं सुन रखी? बहुत लोग हैं, फिर तो ठीक है, सुनानी पड़ेगा। सुन रखी है? हाँ, बाकी तो कोई बात नहीं। थे ना, उनको रुपए बनाने का अधिकार था, मतलब उस पर लिख दिया, कुछ गड़बड़ हो गया कोई बात नहीं, छोटा मोटा अगर निशान छोटा बड़ा हो गया, लेकिन माप में कोई फर्क नहीं कर सकता था। अगर 1 तोड़ा मतलब 1 तोड़ा, 11.64 ग्राम शुद्ध चांदी मतलब शुद्ध चांदी, तो शुद्ध चांदी है, उस पर कुछ लिख रहा हो चाहे ना लिख रहा हो, कीमत तो बराबर ही है ना उसकी। क्यों जी? कुछ भी लिखा हुआ है, सोने की और चांदी की कीमत बराबर है, तो किसी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो सुनार ही सोने और चांदी के सिक्के बनाकर रुपयों में लेन देन हम लोग कर लेते थे। उसका इस्तेमाल केवल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए ही होता था। दूसरे काम में तो कुछ लेना है तो अड़ते गेहूं लेकर जाओगा, फिर उड़ते लाद्या लेकर जाओगा, लाद का सामान लाओगा तो गड़बड़ होगी। इस बढ़िया कहेगा भाई तू यार दे दे, जो कुछ सामान चाहिए उसके बदले में वो सिक्के ले ले, और सिक्के ही ले जाना। तो सुनार ने एक बार कह गया एक बंदे को, मेरे जैसे आदमी को, कि भाई तू एक काम कर देवेंद्र, तू दूसरे गांव में जाने लग रहा, तो तू उड़ जाओगा, इतने सिक्के, मान लो 1000-2000 सिक्के हैं, रास्ते में कोई चोर लुटेरा लूट लेगा, इससे बढ़िया के काम कर, तू मेरे पास ये पैसे रख दे और इसके बदले में तेरे को एक पर्ची दे देता हूँ कि मैं देवेंद्र को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ, और जाके तू 1000 रुपये वहां से ले लियो। दूसरा सुनार दे देगा, मेरी सील लग रही है इसके ऊपर, उस टाइम लाख वाली सील लगा करती। मैंने इसको रुपए दे दिए और इसके बदले में वो हुंडी ले ली, वो वायदा पत्र ले लिया, वो पर्ची ले ली, वो पर्ची वो नोट लेकर के मैं अगले गांव में गया, अगले शहर में, वहां से मैंने वो सोना लिया और खरीदारी कर ली। थोड़े टाइम के बाद मुझे एक बात लगी कि भाई मेरे को कोई दूसरा साथी मिल गया, मैंने उसको देने थे 1000 रुपए, मैंने यो कह दिया ले ये पर्ची ले जा और ले लिए जाके तो दुकान पर जा। ये गया साथी, उस सुनार बोला भाई इस पर तो लिख रहा मैं देवेंद्र को देने को तैयार हूँ, और तू तो सत्यवान है। फिर अगली बार जब मैंने इस पर पर्ची बनवाई तो मैंने इस तरह कह दिया, मैं यार एक काम कर दे, न्यू मत लिखा कि मैं देवेंद्र में 1000 रुपए देने में तैयार हूँ, इस पर न्यू लिख दे जिस पे भी हाथ में या पर्ची है मैं धारक को 1000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इस पर इतना लिख दे भाई, जिसके पास भी यह पर्ची है वो जाओ और अपने पैसे ले लो। तो मैंने इससे पर्ची बनवा ली, मैंने भाई को पर्ची दे दी, भाई ने किसी को और 1000 रुपए देने थे, उसने उससे दे दी, उसने उससे दे दी। बीच में किसी का डाउट हो जाए, अब कदे खाम खाई पर्ची दे रहे हो या चलती ना हो, उसने ट्राई करके देखा जाके सुनार से, इस सुनार पे ले लो या परले पे ले लो, सब पे चल गई। तो समाज के अंदर एक चलन चालू हो गया, जैसे सेल्फ का नहीं चेक होया कर है, सेल्फ का चेक जिस पे भी है वो अपना कैश करा लो, इसी तरह से। अब क्या होता है, अब यहां धीरे धीरे वो 1000 की एक पर्ची की बजाय एक काम कर, एक 200 की ले दे, 3000 की दे दे, एक 500 की दे दे, ऐसा करके वो करना शुरू करा। वो पर्चियां ले गए, तो जिस दुकान से सामान लिया, लया पर्ची ले लिए सुनार पता, लया पर्ची ले लिए सुनार पता, ले लिया पर्ची ले लिए सुनार पता। और दुकानदारों ने भी यही सोचा भाई जब यह पर्ची चलने लग रही है तो दूसरे दुकानदार से भी पर्ची दे जा, अगले दुकानदार को भी पर्ची दे जा, और इस तरीके से जो चांदी और सोना है वो चलन से बाहर हो गया। और देश के लोगों ने, समाज के लोगों ने उस पर्ची को ही सोने का पर्याय मान लिया, क्योंकि उनको ये भरोसा था कि इस सुनार पे ले लो, चाहे उस सुनार पे ले लो, चाहे उस सुनार पे ले लो, जिस पे मर्जी जाओ वो पर्ची दो और सोना मिल ही जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? फिर सुनार की छोरी का ब्याह आ गया। सुनारी बोली
अगला भाई थोड़ी सोना यू रख ले और पर्ची दे दे इसकी सोने के बदले में। यो बोला बोली है के जब अपनी पर्ची चलने लग रही तो सोना देने की जरूरत है? नहीं समझे? तो सुनार ने क्या करा, 200 की पर्ची ले जा, 100 की इतनी ले जा, कितना कितनी जरूरत पड़ जाए, 50 की भी ले जा, 20 की भी ले जा, 1000 की, जितनी मर्जी, जितनी जी करे उतनी ले। तो सुनारी ने जाके बाजार में बर्तन वाले से बर्तन ले लिए, वहां पर्ची दी, उसके बदले में सोना तो नहीं रखा वहां। लेकिन बर्तन वाले का डाउट होया कि यार सुनारी है, कदे नकली बना रही हो। उन्हें जाके सुनारते आके पैसे देने, उन्हें दी पर्ची, सुनार ने दे दी, क्योंकि औरों के तो पड़े थे ना जी, और लोगों का तो पड़ा था। अच्छा, उधर से देख लिया, 10 मिनट हो, अच्छा टिकट रिजर्व है, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर आएंगे, फिर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरु जी का। आप लिया जितना भी बाजार में था सबके डाउट होया, लेकिन सब